हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। चलिए अपनी हम जो 50 डेज की सीरीज़ थी उसको स्टार्ट करते हैं और ये हमारी होगी 50 डेज सीरीज़ की क्लास नंबर 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कपड़ों की स्थायित्व को प्रभावित करने वाला प्राथमिक यांत्रिक बलों में से कौन सा शामिल नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा बल शामिल नहीं है। तो आपको इसमें एक बताना है वो जो कि शामिल नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है, ए है संपीड़न बल, बी है घर्षण बल, सी है तन्यता बल, डी है संवेग बल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संवेग बल, क्योंकि संपीड़न बल भी लगता है और घर्षण बल भी लगता है, तन्यता बल भी लगता है। तन्यता बल में क्या होता है कि जो है रेसे जो है आपस में एक दूसरे से खिंचाव करते हुए जुड़े रहते हैं। ये चीज हो गई तन्यता बल। घर्षण बल में क्या होता है, उसमें आपस में रगड़ और ये जो है बल लगता है, एक प्रकार का रगड़ जैसा बल लगता है। संपीड़न बल भी लगता है, लेकिन संवेग बल कपड़ों के स्थायित्व को प्रभावित करने में कोई भी सहयोग इसका नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम तापमान पर सबसे प्रभावी एंजाइम कौन सा होता है जो खाद्य संरक्षण में सहायक होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीएज, बी है लाइपेज, सी है साइक्रोट्रॉफिक एंजाइम, डी है एमाइलेज। तो हमारा देखिए लाइपेज और एमाइलेज क्या हो गया, ये दोनों लाइपेज भी हमारा वसा पर जो है वसा का पाचन करता है ना। एमाइलेज भी जो है ये क्या करता है, तो ये हमारे रक्त शर्करा, जो जटिल रक्त शर्करा होती है उसको सरल शर्करा में बदलती है और वसा पर भी कार्य करती है। तो जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी साइक्रोट्रॉफिक एंजाइम। ये क्या करता है, जो न्यूनतम तापमान है, कम से कम तापमान पर भी प्रभावी एंजाइम है जो खाद्य संरक्षण में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के अनुसार किस चरण में संज्ञानात्मक विकास की संभावना अधिक होती है? या मानव विकास के अनुसार किस चरण में जो संज्ञानात्मक विसंगति होती है, विकास नहीं सॉरी विसंगति की संभावना अधिक हो जाती है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है, देख लेते हैं। ए है किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है वृद्धावस्था। तो सबसे पहले हम सबकी उम्र जान लेते हैं। तो जो हमारी किशोरावस्था होती है ये 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं आपको 13 वर्ष भी देखने को मिलेगा। और जो प्रौढ़ावस्था होता है ये कितना होता है, एडल्टहुड कह सकते हैं इसको, ये होता है आपका 21 से 40 वर्ष। और वृद्धावस्था आप कह सकते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 60 के बाद की। और इसमें रह गया बाल्यावस्था। तो जो बाल्यावस्था है हमारी चाइल्डहुड जिसको कह सकते हैं 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन संज्ञानात्मक विसंगत की संभावना किस अवस्था में होती है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विसंगत की संभावना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुपोषण और अल्प पोषण में अंतर करने का सर्वोत्तम मापदंड क्या है? तो ऑप्शन ए है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बीएमआई इसको आप कह सकते हैं, बी है शरीर की जल सामग्री, सी है ऊंचाई व वजन का अनुपात, डी है पोषण घनत्व स्कोर। तो देखिए जो कुपोषण और अल्प पोषण में अंतर करने का मापदंड सबसे ज्यादा क्या होगा, देखिए ऊंचाई और वजन का अनुपात तो शरीर का भार नापने में किया जाता है। पोषण घनत्व स्कोर भी इसी में आ जाएगा। शरीर की जल सामग्री क्या होती है, तो जल सामग्री शरीर में जो है अन्य चयापचय दर को और अन्य चीजें हैं उनके लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर द्रव्यमान सूचकांक या बीएमआई आप कह सकते हैं। ये क्या होता है, तो दोनों में अंतर करने का सर्वोत्तम मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कपास के रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण किस विशेषता द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है स्टेपल लंबाई, बी है फाइबर की स्थायित्वता, सी है बुनाई की क्षमता, डी है प्रोटीन संरचना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन संरचना।
ये क्या होती है, रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण इसकी विशेषता द्वारा नहीं किया जाता, बाकी अन्य चीजें इसमें आती हैं। कप बुनाई की क्षमता भी हो गई और फाइबर का स्थायित्व भी होगी और स्टपल की लंबाई, ये सारी चीजें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं का संबंध प्रायः किस मस्तिष्कीय भाग में अधिक होता है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं का संबंध प्रायः किस मस्तिष्कीय भाग में अधिक होता है? तो हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सेरिबेलम, बी है ब्रोकाज क्षेत्र, सी है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डी है पेराटाइल। तो देखिए जो सेरिबेलम है, देखिए जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है तो हमारा अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है पश्च मस्तिष्क और है एक मध्य मस्तिष्क। और तो ये जो सेरिबेलम है ये कहाँ होता है, तो ये हमारे मध्य मस्तिष्क में स्थित होता है, सॉरी पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। तो इसमें क्या होता है, तो ये हमारे शरीर का बैलेंस कह सकते हैं, शरीर का संतुलन, एक तरह से शरीर का संतुलन निर्धारित करता है सेरिबेलम। और यहाँ पर जो मस्तिष्कीय भाग में बच्चों की समस्याएं होती हैं व्यवहार संबंधी, वो होती है हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को कितने समय तक उच्च तापमान पर रखा जाता है? तो देखिए हमारे ऑप्शन ए है 15 सेकंड, बी है 30 सेकंड, सी है 45 सेकंड, डी है 60 सेकंड। तो देखिए ये सबसे पहले जान लीजिए पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा हुई, तो ये हुई थी लुई पास्चर। लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी और जो है इन्हीं के नाम पर इसको पास्चुराइजेशन प्रक्रिया इसका नाम पड़ा। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेकंड। 15 सेकंड के लिए इसमें क्या करते हैं, दूध को बहुत ही उच्च तापमान पर गर्म करने के बाद उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया रहित हो जाता है दूध और वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का संकेतक नहीं है? ए है एडिमा, बी है जाइलाइटोल की कमी, सी है स्टटिंग, डी है वेस्टिंग। तो देखिए कुपोषण का संकेतक नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए एडिमा भी आप जानते हैं, एडिमा में क्या होता है कि शरीर में सूजन हो जाती है जिसमें हमारे शरीर में पानी भर जाता है ऊतकों में, तो ये भी एक कुपोषण का संकेतांक है। स्टटिंग और वेस्टिंग भी है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, जाइलाइटोल की कमी ये कुपोषण का संकेतांक नहीं है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रेशे के संपीड़न गुणधर्म सबसे अधिक होते हैं? ए है नायलॉन, बी है एक्रेलिक, सी है ऊन, डी है रेयान। तो किस रेशे के संपीड़न गुणधर्म सबसे अधिक होते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिटार्डेशन थ्योरी किससे संबंधित है? ए है संज्ञानात्मक विकास, बी है भाषा विकास, सी है पोषण विज्ञान, डी है परिधान निर्माण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सिल्क का परीक्षण करने के लिए सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है? ए है माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, बी है बर्न टेस्ट, सी है एसिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट, डी है क्रोमैटोग्राफी टेस्ट। तो देखिए शुद्ध सिल्क की परीक्षण करने के लिए सबसे विश्वसनीय विधि है बर्न टेस्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, शैशवावस्था में कौन सा पोषक तत्व मस्तिष्क विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शैशवावस्था में ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो कि मस्तिष्क विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए है कैल्शियम, बी है फास्फोरस, फिर सी है डोकोसाहेक्साइनोइक एसिड, डी है विटामिन सी। देखिए कैल्शियम आप जानते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए होता है, फास्फोरस भी एक प्रकार का मिनरल्स है, ये भी इसी में आ जाता है। विटामिन सी जो है अन्य त्वचीय रोगों के लिए, स्कर्वी रोगों के लिए सहायक होता है। तो मस्तिष्क विकास के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा
उपयोग ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोकोसाहेक्सा एनोइक एसिड, ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है DHA। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। गर्भावस्था में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता किस आधार पर तय की जाती है? तो कौन सा आधार है ऐसा जिस पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की या मतलब प्रत्येक चीज की जो आवश्यकता है वो तय की जाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा वजन वृद्धि, बी है फेटल ग्रोथ, सी है ब्लड वॉल्यूम, सी है सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, है ना। ब्लड वॉल्यूम, फेटल ग्रोथ यानी कि जो आपका फेटल है या गर्भस्थ शिशु है उसका ग्रोथ कितनी है और उसकी वजन वृद्धि कितनी हो रही है, उस अकॉर्डिंग जो है हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो है दैनिक मात्रा को तय करेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग द्रव्य वसा में घुलनशील होता है? ए है कैरोटीन, बी है फ्लेवोनोइड, सी है एंथोसाइनिन, डी है टैनिन। तो देखिए वसा में घुलनशील कौन सा है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए कैरोटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में टॉक्सिन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का उदाहरण कौन सा है? ए है इकोलाई, बी है साल्मोना, सी है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, डी है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया टॉक्सिस उत्पन्न करने का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक विकास में स्कीमा किसका प्रतिपादन है? ए है वाइगोस्की, बी है पियाजे, सी है फ्रायड, डी है बंडूरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पियाजे। पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो ये इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक थ्योरी इन्होंने दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथायराइज्म से जो है कौन सा पोषक तत्व तो सीधे प्रभावित करता है? ए है कैल्शियम, बी है फास्फोरस, सी है आयोडीन, डी है जिंक। तो हाइपोथायराइड, देखिए हाइपो और हाइपर दो स्थितियां होती हैं। सबसे पहले आप इसको जान लीजिए कि जहां पर बात आती है हाइपो की वहां पर हो जाता है कमी, कोई भी पोषण हो, कोई भी जो है पोषक तत्व हो, तो अगर जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो कोई भी चीज है तो वहां पर कमी होती है, और जहां पर शब्द आपको मिल जाए हाइपर, वहां पर आप देख लीजिएगा उसकी जो वो भी पोषक तत्व है उसकी कौन सी बात हो रही है? अधिकता की बात हो रही है। तो यहाँ पर हाइपोथायराइड, तो थायराइड जो एक ग्रंथि एक प्रकार की, वहीं से ये जो है स्रवित होता है एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन की जो कमी है, हाइपोथायराइड आयोडीन की कमी को सीधे सीधे प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान उत्पादन में फाइबर की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ए है संकोचन, बी है घर्षण प्रतिरोध, सी है बायोडिग्रेडेबिलिटी, डी है लोचशीलता। तो देखिए ये सारी चीजें तो आपको लोचशीलता हो गया, घर्षण प्रतिरोध, संकोचन, ये सारी चीजें आपको इतना ज़्यादा चुनौती नहीं देती हैं, इसको तो आप कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती होती है ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबिलिटी। इसको जो है यानी कि आप कह सकते हैं कि जो उत्पादन है वो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण के अकॉर्डिंग हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के पोषण में कोलेस्ट्रम का क्या महत्व है? कोलेस्ट्रम आप जानते हैं क्या होता है? माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, पीला गाढ़ा गाढ़ा दूध जो होता है उसको क्या कहते हैं? वही हमारा कोलेस्ट्रम होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है प्रोटीन स्रोत, बी है प्रतिरक्षा वृद्धि, सी है वजन वृद्धि, डी है एंजाइम सक्रियता। तो सब में जो है सहायक है, लेकिन यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रतिरक्षा वृद्धि। जो प्रतिरक्षा, इसमें प्रोटीन तो होता ही है, वजन की वृद्धि करेगा, अन्य चीजें हैं, लेकिन प्रतिरक्षा वृद्धि यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें हर चीज आ जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृद्धावस्था में संज्ञानात्मक गिरावट से बचाव हेतु कौन सा पोषक तत्व सबसे जो है अधिक महत्वपूर्ण है? ए है फॉलेट, बी है विटामिन B12, सी है ओमेगा 3 फैटी एसिड, डी है विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की बुनाई में किस प्रकार की बुनाई सबसे अधिक मजबूत होती है? ए है प्लेन व्यू, बी है सैटिन व्यू, सी है ट्विल व्यू, डी है जैकार्ड व्यू। तो देखिए कपास की बुनाई में सबसे अधिक मजबूत होती है ट्विल व्यू, है ना। ट्विल बुनाई आप जानते हैं कैसी होती है, तो ये ऐसे ऐसे तिरछा प्रभाव लिए होती है, जो हमारी जैसे जीन्स हो गई और ऐसे मोटे कपड़े जीन्स वगैरह इसी बुनाई से जो है बनते हैं। और ये क्या होती क्या है, ये बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। और ये देखिए आप जीन्स वीन्स कितना भी रगड़ के पहनिए लेकिन वो फटती नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बुनाई होती है। और ये सूती जो है वस्त्रों पर की जाती है अधिकतर करके। और प्लेन व्यू ये भी मजबूत है। और जैकार्ड व्यू तो क्या है, ये एक प्रकार की जो है फैंसी बुनाई है ना, एक फैंसी करघा होता है, उसी पे जो है ये बुनाई की जाती है, फैंसी बुनाई। इसमें तरह तरह की नमूने डिजाइन वगैरह तैयार किए थे, एक साथ कई जो है लूम्स का प्रयोग करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में मुख्यतः कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? ए है 40 से 50, बी है 50 से 60, सी है 60 से 70%, डी है 30 से 40%। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 से 60%। संतुलित आहार में मुख्यतः कितना, तो 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की बुनाई सबसे अधिक लोचदार होती है? ए है प्लेन व्यू, बी है निटेड व्यू, सी है डॉबी व्यू, डी है ट्विल व्यू। तो देखिए सबसे लोचदार हो जाएगी आपकी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निटेड व्यू। ये हमारा आप जो है बुनाई का टेक्सटाइल की जो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो उस पर हमने पूरी एक एक बुनाई के बारे में पूरी अच्छे से विस्तृत व्याख्या की है, वहां से आप समझ लेंगे कि कौन सी बुनाई किसके अंतर्गत आती है और कौन सी बुनाई में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोचदार फाइबर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ए है नायलॉन, बी है स्पेंडेक्स, सी है एक्रिलिक, डी है रेयान। तो देखिए पूछा गया क्या है, लोचदार फाइबर, लचक किसमें होती है सबसे ज्यादा? तो नायलॉन जानते ही आप एक प्रकार का हमारा क्या है रासायनिक रेशा है। और एक्रिलिक भी। रेयान में क्या होता है, तो रेयान अर्धसेल्यूलोजिक रेशा है, लेकिन लचक सबसे ज्यादा होती है स्पेंडेक्स में, जो जो एकदम लचीला, जिससे क्या होता है अंडर गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं, इसमें तन्यता शक्ति बहुत अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तन्यता शक्ति अधिक होती है इसमें। ये जो है बहुत ही ज्यादा खिंचाव, घर्षण, प्रत्येक चीज इसमें जो है सह सकते हैं। कौन से? तो स्पेंडेक्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन B12 की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ए है स्कर्वी, बी है रिकेट्स, सी है पर्नीशियस एनीमिया, डी है बेरी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया किससे होती है, किसकी कमी से? तो B12 की कमी से। और B9 की कमी से क्या होता है, तो उससे होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। रिकेट्स आप जानते हैं ये होता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी होता है सी की कमी से। बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊन के संकोचन को रोकने के लिए किस प्रकार की फिनिशिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए है कैलेंडरिंग, बी है फुलिंग, सी है क्रैबिंग, डी है मर्सरीकरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रैबिंग, है ना। ऊन के जो संकोचन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, तो उस पर क्रैबिंग फिनिशिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नवजात शिशु के लिए सर्वाधिक सुपाच्य प्रोटीन कौन सा होता है? ए है केसीन, बी है ग्लूटेन, सी है लैक्टालुबिन, डी है जीन प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लैक्टालुबिन। और ये जो है
किसकी प्रोटीन होती है, तो ये दूध की प्रोटीन होती है। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसीन प्रोटीन पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कौन सा पोषक तत्व कोशिकाओं की झिल्ली में मुख्य भूमिका निभाता है? ए है लिपिड्स, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है विटामिन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पोषक तत्व कोशिकाओं की झिल्ली में मुख्य भूमिका निभाता है? कोशिकाओं पे एक तरह का आवरण होता है, झिल्ली होती है, तो उसमें मुख्य भूमिका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिपिड, है ना। लिपिड जो होता है वो एक तरह से कोशिका झिल्ली में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल्सन का जो है सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ए है दूध, बी है गेहूं का आटा, सी है दाल का पानी, डी है घुली हुई चीनी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमल्सन का सबसे अच्छा उदाहरण है ऑप्शन ए, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार बालकों की शिक्षा में मॉडलिंग का महत्व है? ए है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत, सी है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, डी है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो देखिए किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार बालकों की शिक्षा में मॉडलिंग का महत्व है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? तो बंडूरा का है, और ये मॉडलिंग का महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वस्त्रों की पिलिंग किस प्रकार के फाइबर में अधिक होती है? ए है स्टेपल फाइबर, बी है फिलामेंट फाइबर, सी है प्राकृतिक फाइबर, डी है सिंथेटिक फाइबर। तो वस्त्रों की पिलिंग जो है किस प्रकार के फाइबर में अधिक होती है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्टेपल फाइबर, है ना। स्टेपल फाइबर में पिलिंग आपको अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ए है प्रोटीन की मात्रा, बी है वसा की उपस्थिति, सी है फाइबर की मात्रा, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ये सारी चीजें, है ना, प्रोटीन, वसा और जो है फाइबर, प्रोटीन प्लस वसा प्लस फाइबर, ये सारी चीजें क्या करती हैं? तो ये हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रभावित करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया सबसे तेज किस आयु में होती है? वैसे तो भाषा विकास हम किसका पढ़ते हैं? चमोस्की। चमोस्की ने जो है भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। और वैसे नॉर्मली देख रहे हैं भाषा विकास की प्रक्रिया किस आयु में तेज होती है? तो ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, फिर है 2 से 5 वर्ष, फिर है 5 से 10 वर्ष, फिर डी है 10 से 15 वर्ष। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 से 5 वर्ष। 2 से 5 वर्ष की अवस्था में जो है बच्चा क्या करता है, उसका भाषा विकास बहुत ही तेजी से होता है। और ये शैशवावस्था के अंतर्गत ही आती, 0 से 2 वर्ष भी आती है और 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था भी शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। और फिर 6 से 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का उत्तक पुनर्जनन की सबसे अधिक क्षमता रखता है? यानी कि ऐसा कौन सा उत्तक जो नष्ट होता है, पुनर्जनन उसमें सबसे अधिक होता है? ए है तंत्रिका उत्तक, बी है मांसपेशी उत्तक, सी है यकृत उत्तक, डी है उपकला उत्तक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक क्या होता है? तो ये सबसे ज्यादा पुनर्जनन की क्षमता रखता है। फिर देखिए आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दुग्ध उत्पादों में सबसे अधिक संकोचन करता है? ना, दुग्ध उत्पादन में सबसे अधिक संकोचन करता है। तो ए है लैक्टोबैसिलस, बी है साल्मोनेला, सी है पेनिसिलियम, डी है क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस तो आप जानते हैं कि ये क्या करता है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में होता है। साल्मोना आप जानते हैं एक प्रकार का जो है साल्मोना टाइफी का विषाणु है जिससे टाइफाइड रोग होता है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलियम। ये क्या करता है, सूक्ष्म जीव दुग्ध उत्पादों में सबसे अधिक संकोचन करता है। तो इस तरह से हमारी आज की सीरीज
यहीं पर कंप्लीट होती है। ओके, फिर जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी सीरीज कौन सी होगी, अभी हमने कौन सी कंप्लीट की है आज, तो ये कंप्लीट की है हमने 33 नंबर की, 33 नंबर की क्लास की है। कल मिलेगी आपको 34 नंबर की क्लास, और अभी इसके बाद ही चाइल्ड डेवलपमेंट भी आप देखिए, कल हमने कहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए नहीं कर पाए थे, लेकिन इसकी क्लास आज आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।